हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कार्ब एनाइन डिस्कस किया था। कार्ब एनाइन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वन लोन पेयर 3 सिग्मा है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। कार्ब एनाइन पर नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया। इनऑर्गेनिक के हिसाब से वो लुईस बेस हो गया। ऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से चले तो वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। कार्ब एनाइन कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन से तो ज्यादा स्टेबल है पर न्यूट्रल कार्बन से लेस स्टेबल है। कार्ब एनाइन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से कार्बन पर अनस्टेबिलिटी है। तो कार्ब एनाइन की जो डिमांड रहती है, कार्ब एनाइन की जो डिमांड रहती है या उसका जो डिजायर रहती है, इच्छा रहती है कि उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए या फिर मिनिमाइज हो जाए। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कार्ब एनाइन की अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या स्टेबिलिटी को कम करेंगे। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, फैला देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो अब हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें मैं प्लस ये जो अभी मैंने बोला ये सारा का सारा मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जो आप देख चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे। ये बेंजाइल कार्ब एनाइन है। इसमें एरोमेटिक रिंग से जो CH2 जुड़ा हुआ है उस पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन का, ये एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस दे रहा है। यानी ये कार्ब एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक रिंग को देके अपने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा। यानी जो ये वाला जो रेड बॉन्ड है जहां अभी मैं पिन आउट कर रहा हूं मैं, तो ये जो रेड वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस लोन पेयर से दूर की तरफ जाएगा। हमेशा जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोन पेयर से दूर की तरफ टूटते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये बॉन्ड इस तरफ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया या पॉजिटिव आया, और इस पॉजिटिव ने इमीडिएटली लोन पेयर लेके और इससे बॉन्ड बना दिया। यानी ये इधर आया और ये गया और फर्स्ट से सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बार बार मैं कर चुका हूं इतनी सारी क्लासेस में। अब तो आपको ये सब बनाने आ चुके हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल होंगे, इस वजह से ये बॉन्ड इधर चला जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस लोन पेयर से रिपेल हुआ तो ये इधर आ गया और यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वापस कार्बन पे चला गया, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव आया, नेगेटिव बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पॉजिटिव आया, नेगेटिव बॉन्ड बन गया। तो ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये कार्ब एनाइन, इसका मतलब ये हुआ कि इस एरोमेटिक रिंग ने कार्ब एनाइन को स्टेबलाइज किया, इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके, स्प्रेड करके। ठीक है, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी आयन की, चाहे वो नेगेटिव आयन हो चाहे वो पॉजिटिव आयन हो। खैर, यहां पर ये तो हो गया बेंजाइल कार्ब एनाइन है ये। तो अब इसमें हम अलग अलग ग्रुप लगा के देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड पहले हम लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ NO2 लगा दिया। अब NO2 कौन सा ग्रुप है? NO2 बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस NO2 जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, ये माइनस आई इफेक्ट और माइनस M या यूं बोलूं माइनस R इफेक्ट शो करता है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है? इस ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये माइनस आई और माइनस M या फिर माइनस R शो करता है। यानी कुल मिला के दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ही हैं। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको अच्छा लगेगा, ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, क्योंकि ये तो यही चाहता है कि मेरे साथ ऐसे ग्रुप अटैच हो जाए जो मेरे नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लें। ठीक है, तो NO2 उनमें से एक ग्रुप है। अब अगर मैंने ये NO2 यहाँ चल ही रहा है और ये NO2 क्या करेगा, ये NO2 जो है वो इसको स्टेबलाइज करेगा। ये NO2 इस नेगेटिव चार्ज को अपने माइनस आई और माइनस R इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा। तो ये वाला जो कार्ब एनाइन हो गया, इससे ज्यादा स्टेबल ये B वाला हो गया।
अब यहां पर ये हो गया कि जब थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर, ये वाला ब्लैक वाला, तो ये वाला बॉन्ड अब नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड जो है ये ब्लैक वाला, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। और अब क्या हुआ, ये ऑलरेडी थे ही, और जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया। तो यहां पर एक हमारे पास सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन गया। और ये जो सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सिक्स वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रिमेनिंग 1 2 3 4 5 इनसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 5 इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है और 6 वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो यहां पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे इन 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो 6 वाला हो जाएगा। और इन सबका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मिलाकर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। और जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड और 6 वाले की एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। ये सब चीजें पहले पढ़ी हुई है, मैंने जस्ट रिपीटेशन दिया। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इस वजह से ये इसमें स्टेबिलिटी आ गई। अब यही अगर हमने NO2 ऑर्थो पे लगा दिया, अगर यही हमने NO2 अगर पैरा की जगह ऑर्थो पे होता तो ऑर्थो पे भी इसी तरह का एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता। अगर ये NO2 यहां पर होता, ठीक है, अगर ये NO2 यहां पर होता अब इस वाले NO2 को इग्नोर कर दो, ठीक है, तो ये NO2 अगर यहां होता तो यहां से भी एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। ये वाला है और ये बॉन्ड ये टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये बॉन्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी और डी जो कार्बेनाइन है वो ए से भी ज्यादा स्टेबल है और सी से भी ज्यादा स्टेबल है। रीजन ये है कि अगर हम मेटा पोजीशन पर NO2 लगा देते हैं, अगर हमने ये ऑर्थो पे नहीं लगा रखा है, ऑर्थो की जगह ये हमने मेटा पोजीशन पर है, यानी मेटा पोजीशन पर जब होगा, तो जब ये मेटा पोजीशन पर होगा तब NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट काम तो करेगा पर वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, जैसा कि एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। क्योंकि जैसे ही ये NO2 आया तो यहां NO2 है, ये मेटा पोजीशन पर NO2 है। अब जब ये मेटा पोजीशन पर NO2 है तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर NO2 आने से इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इस पर रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो अब हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि सबसे लीस्ट स्टेबल तो हो गया इसके अंदर ए वाला, क्योंकि ए में NO2 है ही नहीं। अब BCD में, ठीक है, BCD में बी और डी ज्यादा स्टेबल है, बी और डी ज्यादा स्टेबल है सी के कंपैरिजन में, क्योंकि सी पे NO2 मेटा पोजीशन पे होने की वजह से एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है बी और डी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अब बी और डी दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट तो सेम है, इसमें भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और जो 6 वाला बनेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल बनेगा, और इसमें भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और 6 वाला ऑर्थो से बाहर निकलेगा वो ज्यादा स्टेबल है। तो बी और डी में रेजोनेंस इफेक्ट तो -R-M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट तो सेम है, ठीक है, बट अब -I इफेक्ट देखेंगे। तो यहां पर -I इफेक्ट पैरा पर है और ये -I इफेक्ट है। अब -I इफेक्ट क्या करता है, ज्यादा स्टेबलाइज करता है, -I इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज करता है। तो -I इफेक्ट किस केस में ज्यादा पहुंचेगा, -I इफेक्ट ऑर्थो के केस में ज्यादा पहुंचेगा, डी वाले केस में ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि ये NO2 ज्यादा पास में है तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, तो इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब बी और डी में जो इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, वो यहां पर ज्यादा पहुंच रहा है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ डी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ और सी। तो हमारा सीक्वेंस ये बन गया, ए से ज्यादा स्टेबल सी और सी से ए से ज्यादा स्टेबल सी और 8 मिनट, और ये बी आएगा, बेटा भूल से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया
कि सबसे हमारे को ए में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा क्योंकि NO2 है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। बी सी डी में से सी लेस स्टेबल है बी और डी के कंपैरिजन में, क्योंकि है तो तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन NO2 बी और डी में आपने देखा एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें नहीं बन रहे हैं। तो बी और डी ज्यादा स्टेबल होंगे सी से, तो इसका मतलब सी की पोजीशन तो यही आएगी, बी और डी की अब यहां आएगी। अब बी और डी में कंपैरिजन करना है तो डी ज्यादा स्टेप, डी का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा क्योंकि पास में है, तो ये इसका माइनस आई इफेक्ट उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये आ जाएगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम पहुंचेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस आ गया। अब यहां पर अब मैं क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है यहां हम NO2 ग्रुप ले लें, ये NO2 हो सकता है, ये CHO हो सकता है, ये COO हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहां पर जो ग्रुप है, ठीक है, वो कोई भी -I और -M वाला ग्रुप हो सकता है। यानी ये जो ग्रुप है, ये जो स्फीयर्स है, ये स्फीयर कौन से हो सकते हैं? ये कोई भी स्फीयर हो सकता है। अब ये जो स्फीयर है, ठीक है ना, ये स्फीयर कौन से हो सकते हैं? ये स्फीयर CHO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, CN भी हो सकता है, COCl भी हो सकता है, CONS2 भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी कोई -I -M, ये सारे ग्रुप कौन से हैं? -I -M -I -R, -R -M एक ही बात है, ठीक है। तो उस केस में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेंगे, ठीक है ना। यहां पर COOH भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, तो यहां पर ये कोई भी ग्रुप होंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर यही चलेगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप है बेटा, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर +M ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस लगा दें, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस लगा देते हैं हम यहां। अब हम जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस लगाएंगे तो देखो क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहां पर लगा दिया OH ग्रुप लगा दिया, NS2 ग्रुप लगा दिया, तो जैसे मैंने यहां OH ग्रुप लगा दिया या NS2 लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहां NS2 लगा दिया तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो NS2 ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इसके इंडक्टिव इफेक्ट पे ज्यादा हैवी पड़ता है। यानी ये जो ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, NS2 हुआ, OH ग्रुप हुआ और OR ग्रुप हुआ, ठीक है। ये तीनों, OR मतलब ईथर ग्रुप, ये NS2 ग्रुप हुआ हमारा, OH ग्रुप हुआ हमारा, OR ग्रुप हुआ हमारा। ये तीनों के तीनों ग्रुप में -M नहीं है, +M है, यानी +R है, और वो ज्यादा डोमिनेट करता है -I से। यानी ये तीनों ग्रुप में प्रॉपर्टी कौन सी है? ये +M रखते हैं, यस, -I रखते हैं, यस। ये +M और -I ग्रुप वाले हैं, इसमें +M ज्यादा डोमिनेट करेगा -I पर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रख ले, तो एक रख के देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या बनेंगे, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बनेंगे कि ये जो है इसको अनस्टेबलाइज करेगा। ये NS2 जो ग्रुप है, ये नहीं चाहता कि मुझे मेरे ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसा ग्रुप हो जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन खुद देना चाहता हूं। मेरे पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कोई ऐसा ग्रुप मेरे से नहीं जुड़ना चाहिए जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले से ही ज्यादा है और बढ़ा दे। पर ये NS2 ऐसा ग्रुप जुड़ गया है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस से बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कार्ब एनायन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। तो अब ये फिक्स हो गया कि अगर NH2 ग्रुप ऑर्थो पे हो, चाहे बेटा पर हो, चाहे पेरा पर हो, ठीक है, चाहे वो
पर हो, चाहे वो मेटा पर हो, चाहे वो ऑर्थो पर हो, कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ए में कम, ए जैसा है वैसा ही है, कम से कम इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो, तो ये स्टेबल है सबसे ज्यादा। तो ए बी सी डी के कंपैरिजन में ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ए हम सबसे पहले लिख देंगे। अब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अब जब हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हमको फिर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट आ गया कि थर्ड, अब आपको यह पूछा जाए कि इन सब में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो थर्ड है, क्योंकि यहां लोन पे रिपल्शन है। यहां पर बिल्कुल भिड़ंत हो गई है, आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, ठीक है। लोन पे रिपल्शन आ गया है। यहां पर क्या आ गया है, लोन पेयर रिपल्शन आ गया, यानी इस लोन पे रिपल्शन की वजह से यहां पर आमने सामने की भिड़ंत हुई है। कहने का मतलब दोनों लोन पेयर आमने सामने आ गए और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अनस्टेबलाइज कर दिया है। तो और ये सिचुएशन ऑर्थो पे भी बनेगी, क्योंकि अगर हमने ऑर्थो पे NH2 लगा रखा है, ठीक है, तो ऑर्थो पे जब NH2 लगाएंगे बेटा, ठीक है, तो ऑर्थो पे भी, अब पेरा वाला इग्नोर कर दो, तो ऑर्थो पे भी, तो ऑर्थो और पेरा आइसोमर में फिर रेजोनेंस सेम पोजीशन पर है। अब ऑर्थो केस के अंदर अगर आपको पूछे तो मैंने कहा ना इसको इग्नोर करो, ठीक है। ऑर्थो केस के अंदर पूछे तो ये तो है ही नहीं, ऑर्थो पर है, तो फिर फोर्थ वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब बी और डी सी से ज्यादा अनस्टेबल है, बी और डी सी से ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि जब मेटा पोजीशन पर NH2 होगा, जब मेटा पोजीशन पर बेटा NH2 होगा, अब ऑर्थो और पेरा को इग्नोर कर दो, जब मेटा पोजीशन पे NH2 है तो कम से कम डायरेक्ट भिड़न तो हो नहीं रही है, ठीक है, डायरेक्ट भिड़न तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो मेटा वाला ज्यादा स्टेबल है, यहां पर मेटा वाला ज्यादा स्टेबल है ऑर्थो और पेरा के कंपैरिजन में, क्योंकि मेटा पोजीशन पर जब NH2 आता है तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें लोन पेयर उस कार्बन पे आ जाए जिस कार्बन पर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो पेरा वाले में तो कार्बन का ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक साथ आए, तो यह लोन पे रिपल्शन वाली डायरेक्ट भिड़ंत वाली बात पेरा पर भी हो रही है, और डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे भी आ रहा है जिसपे NH2 लग रहा है, वो पेरा पर भी है और वो ऑर्थो पे भी है। लेकिन ऐसा मेटा पे नहीं है, मेटा में एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज और NH2 आमने सामने आ गए हो। इसीलिए जो C है वो ज्यादा स्टेबल है बी और डी के कंपैरिजन में, बी और डी के कंपैरिजन में C ज्यादा स्टेबल है। तो अब C तो यह आ गया। अब बात आ गई बी और डी की, तो अब बी और डी में वापस वही वाली बात, रेजोनेंस कंसेप्ट सेम है। इंडक्टिव देखेंगे तो अब इनका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, अब इनका इंडक्टिव इफेक्ट बेटा -I है, इसका भी -I है, इसका भी -I है, तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ये ज्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा ऑर्थो वाला, क्योंकि -I इफेक्ट कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है। तो अब बी और डी को कंपैरिजन करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि हम रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में बराबर है, तो हमको इंडक्टिव देखना पड़ेगा, और डी में -I इफेक्ट ज्यादा नियर है, तो डी ज्यादा स्टेबल है किससे, डी ज्यादा स्टेबल है किससे, बी से, तो इसमें सीक्वेंस ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह के डिस्कशन से ही बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो कार्बोनियम आयन में तो हम 3 कंसेप्ट लेके चल रहे थे, हाइपर कंजुगेशन भी कार्बोनियम आयन का एक पार्ट था, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, लेकिन कार्बेनाइन में हाइपर कंजुगेशन यूज नहीं करना है, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा इजीली प्रिडिक्ट हो जाते हैं। अब यहां पर ये कौन से ग्रुप है, यहां पर ये सारे लोन पेयर कंटेनिंग, जब भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं
हेलोजन के केस में, फ्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। तो अब अपन एक बार फ्लोरीन लगा के देख लेते हैं। फ्लोरीन, ठीक है, तो हम अब फ्लोरीन लगा देते हैं। ऑर्थो मेटा पेरा पर फ्लोरीन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा के अब हम एफ एटम लगा देते हैं। तो फ्लोरीन का जो है केवल माइनस आई इफेक्ट से ही आंसर निकलेंगे। फ्लोरीन से और क्लोरीन के केस में हम केवल फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में हम आंसर किससे निकालेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। फ्लोरीन क्लोरीन जब भी हो तो रेजोनेंस को साइड में रख दो, क्योंकि मैंने क्या कहा, हेलोजन के केस में, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है उनके प्लस आर इफेक्ट, यानी रेजोनेंस रिसेसिव हो जाता है, रेजोनेंस सप्रेस हो जाता है, रेजोनेंस दब जाता है फ्लोरीन और क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के सामने। बस ये याद रख लो बेटा, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन है ही भी नहीं, ठीक है। वैसे मैंने ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं फ्लोरीन लग देता हूं। जब मैं फ्लोरीन लिख दूंगा तो मेरे हिसाब से मेरे को अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों इसीलिए जरूरत नहीं है कि मुझे सीधा इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखना है। तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट से अगर मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे केवल डिस्टेंस देखनी है। तो अब इस केस में जो ये माइनस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, तो पहले तो सबसे पहले ए की बात कर लें। तो ए जो है वो बी सी डी से ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे लीस्ट स्टेबल ए हो जाएगा, क्योंकि ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं है। कुल मिला के फ्लोरीन और क्लोरीन यहां पर माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी ये जो फ्लोरीन है ये नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें फ्लोरीन नहीं है तो ए यहां आ जाएगा। अब बी सी डी की बात करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कब ज्यादा पहुंचेगा, जब वो कार्बन नेगेटिव के सबसे पास होगा। तो ऑर्थो में फ्लोरीन और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, या और कम पहुंचेगा या बिल्कुल कम पहुंचेगा। तो यहां हो जाएगा ए डी और फिर सी और फिर एक मिनट अब यहां पर अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? डी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज है, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डी। अब फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, तो यहां डी सबसे इन बी सी डी में डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फ्लोरीन और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा या और कम पहुंचेगा। तो ये फ्लोरीन सबसे लीस्ट स्टेबलाइज करेगा इस नेगेटिव चार्ज को इन दोनों के कंपैरिजन में। तो यहां पर सीक्वेंस ये बन जाएगा। अब अगर अपन एल्काइल ग्रुप की बात करें तो एल्काइल ग्रुप में अगर मैं यहाँ आर ले लूं, CH3 ले लूं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लूं, क्योंकि जब हमको हाइपर कंजुगेशन देखना ही नहीं है, तो अगर मैंने यहां एल्काइल ग्रुप ले लिए, आर ले लिए, ये आर ले लिया मैंने, एल्काइल ग्रुप ले लिया, तो एल्काइल ग्रुप का तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई, ठीक है, इनका तो होता है प्लस आई। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो अब हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप अनस्टेबलाइज करेगा। कुल मिला के ये एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा, मैं तो हाइपर कंजुगेशन देखना ही नहीं है, और रेजोनेंस एल्काइल ग्रुप का कुछ होता नहीं है। तो ये एल्काइल ग्रुप है। अब ये CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? प्लस आई इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ए इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि BCD में एल्काइल ग्रुप है जो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज कर रहा है। अब यहां अनस्टेबलाइज सबसे ज्यादा कौन करेगा? अनस्टेबलाइज सबसे ज्यादा डी करेगा, क्योंकि डी का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा पहुंचेगा। और यहां इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? प्लस आई, यानी यहां इंडक्टिव इफेक्ट अनस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा सी, और सी के बाद आ जाएगा बी, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप दूर होने की वजह से इसके ऊपर कम इफेक्ट डालेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी चेंज कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा ऑर्थो वाला एल्काइल ग्रुप, और सबसे कम, ठीक है, अनस्टेबलाइज करेगा पेरा वाला। डिस्टेंस फैक्टर देखेंगे यहां। तो यहां पर ज्यादा परेशानी नहीं है।
जो परेशानी तो होती नहीं है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कार्बोकेटाइन में हमारे पास क्या बहुत मल्टी कंसेप्ट थे, ठीक है। यहाँ मल्टी कंसेप्ट नहीं होके थोड़े कम कंसेप्ट है, तो हमको बेनिफिट रहता है इसका, मतलब कंसेप्ट अप्लाई कम करने हैं। और वहां तो क्या रेजोनेंस भी देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देखना है, हाइपर कंजुगेशन भी देखना है। यहां कार्बोनाइन में थोड़े से क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन और भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो यहां पर ध्यान देना, जैसे मैंने ये लिया CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ठीक है, और HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब ये है, तो यहां पर देखो, अब वही ये एक पाई बॉन्ड आ गया या दो पाई बॉन्ड आ गए, तो या तो sp3 लोन पेयर है या sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, इस पे 1 लोन पेयर 3 सिग्मा है, इस पे 1 सिग्मा 1 लोन पेयर sp। तो अब क्या हो गया, या sp3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, sp2 कार्बन पे है, तो क्या हो गया, s परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। हमको मालूम है या s परसेंट 25% है या 33.3% s है, और इसमें s परसेंटेज कितना है, 50% है। इसमें s परसेंटेज कितना है, sp2 में s परसेंट 33.3% है, यह s परसेंटेज कितना है, 25% है। तो s परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन इंक्रीज, यानी स्टेबिलिटी, और सिंपल सी बोलूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इंक्रीज। sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंपल थंब रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज रहता है, इसीलिए sp कार्बन पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ये हो गए। तो यहां पर ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। दूसरी बात यहां पर जो आती है, सिंपल सी बात करें, जैसे हमने यहां मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, या ये साइक्लिक कंपाउंड पे जो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर सीधा है बॉन्ड, क्योंकि यह हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं होती है। देखो, हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि है ना, जब कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल से जब कार्बोनियम आयन जनरेट होता है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो कार्बोनियम आयन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कार्बन का ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन न्यूट्रल स्टेट में जब वो 4 वैलेंसी में होता है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे CH4 में कार्बन पे मैंने क्या कहा, कार्बन जब अपनी 4 वैलेंसी पर होता है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन 4 वैलेंसी 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा, कार्बन अपनी न्यूट्रल स्टेट में sp3 रखता है। अब वो कार्बन sp3 कार्बन जब कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो sp2 में हो जाता है। अगर इसी तरह से sp2 कार्बन कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो sp में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोनियम आयन बनते समय हाइब्रिड स्टेट 1 यूनिट इंक्रीज होती है। sp3 कार्बन जब कार्बोनियम आयन बनाएगा, तो वो sp2 कार्बोनियम आयन बनाएगा। sp2 कार्बन जब कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, तो वो sp कार्बन बनाएगा। लेकिन कार्ब एनायन के केस में sp3 हो, sp2 हो, चाहे sp कार्बन हो, जब वो कार्ब एनायन में कन्वर्ट होते हैं, जब वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं रहती है। sp3 कार्बन जब नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, कार्बन आयन में कन्वर्ट होगा, तो भी वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस ये हो जाएगा 0 लोन पेयर 4 सिग्मा की जगह 1 लोन पेयर 3 सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिड स्टेट का ही पार्ट होता है। sp2 कार्बन जब कार्ब एनायन में कन्वर्ट होगा, तो कार्बन आयन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, कार्बोनियम आयन बनते समय हाइब्रिड स्टेट 1 यूनिट डिक्रीज होती है, और कार्बोनियम आयन बनते समय हाइब्रिड स्टेट डिक्रीज होती है, जबकि कार्ब एनायन बनते समय हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं होती है। कार्बन फ्री रेडिकल बनते समय भी हाइब्रिड स्टेट 1 यूनिट डिक्रीज होती है, ठीक है। sp3 कार्बन जब कार्बन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, तो sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर अब सीधा है
कि बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखेंगे तो इसमें वापस वही बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही है, तो यहाँ पर सिंपल यही चलेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के यही चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल ही पूरा अनस्टेबल है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ये वाला रहेगा। कोई छोटे मोटे पॉइंट समझ में नहीं आते तो मैं क्या कहता हूं, आप जिस भी केमिस्ट्री टीचर से कनेक्शन में है, कनेक्ट है, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लो, वो ये वीडियो पोस्ट करके और वो डाउट लिख लो और अपने कनेक्टिंग टीचर से डिस्कस कर लो। ठीक है, ध्यान दो बेटा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहां पर जैसे ये देखो, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। अब ये एरोमेटिसिटी रखता है क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसके ड्रॉ करें तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी ये, और तो इसके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और अब यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, मैंने क्या कहा, पाई बॉन्ड हमेशा, पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये नेगेटिव है, ये बॉन्ड जब यू जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ तो इधर हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, यह पॉजिटिव नेगेटिव आया तो यह बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यह पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा। फिर देखो ये यू इधर आ जाएगा और ये प्लस माइनस ये आ जाएगा और नेगेटिव यहां आ जाएगा। इसी तरह से ये आप देखो। ठीक है, तो हमारे पास यहां टोटल मिला के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। यानी कहने का मतलब इस साइक्लिक रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं और इनका जो अब इस केस में ये कंजुगेशन हो गया है एक्चुअल में, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज पाई क्लाउड हो गया रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, ये हक्कास रूल फॉलो करने लग गया। 4n+2 में या n की वैल्यू 1 डाल दो तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें एरोमेटिसिटी आ गई। इसीलिए साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। जब कभी भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे हुए हैं और उसमें ये वाला आयन साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है, इसको तो सेपरेट कर लो भाई, ये मोस्ट स्टेबल है। अब बाकी जो बच्चे हैं उनमें कंपैरिजन कर लेंगे हम। तो ये इस तरह से हो जाएगा। एरोमेटिक आयंस हमेशा एलिफेटिक एनाइन, चाहे वो कार्बोनियम आयन हो चाहे वो कार्बन आयन हो, अगर किसी नेगेटिव आयन में या पॉजिटिव आयन में एरोमेटिसिटी है तो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट है उसकी। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं। तो इसमें हम यहां पर यही वाली बात हो गई कि जैसे ये है C6H5, ये CH2 पे माइनस है। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया, CH पे नेगेटिव आ गया और 2 एरोमेटिक रिंग लगा दी और यहां पर हमने 3 एरोमेटिक रिंग लगा दी। तो अब इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, तो यहां पर जो सब रेजोनेंस ही डिसाइड करेगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस स्टूडेंट को रेजोनेंस कंसेप्ट ढंग से नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ढंग से नहीं आता है, वो ऑर्डिनिंग में आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं PH CH2 माइनस
या फिर C6H5CH2 माइनस, एक ही बात है। ये हो गया पीएच CH माइनस पीएच, पीएच मतलब फिनाइल रिंग से है, और इसका प्रेजेंटेशन हो जाता है पीएच पीएच पीएच, पीएच मतलब फिनाइल, ये है पीएच, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज। अब इस केस के अंदर यहां पर जो होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा, यानी ये इसमें रिंग में जाएगा नेगेटिव चार्ज, या दोनों जगह जाएगा, या और ये तीनों जगह जाएगा। तो ऑब्वियसली इस लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी इनकी बढ़ेगी। अब हम साइक्लिक देख लिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन बेस देख लिया, ठीक है। और यहां पर हम ध्यान देना बेटा, ये वाली बात हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो अब इसके भी फिर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो मोरलेस ये एलाइलिक एनाइन है, तो ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड, तो ये इधर आ गया, एलाइलिक नेगेटिव मोर स्टेबल होगा, यानी एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक कार्बोनियम आयन और एलाइलिक कार्बन आयन सारे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और फिर एक छोड़कर पाई बॉन्ड, यानी अल्टरनेट, नेगेटिव और पाई अल्टरनेट है, पॉजिटिव और पाई अल्टरनेट है, ठीक है। तो भी हो जाएगा, या प्लस होगा तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर मैंने ये ले लिया इसकी जगह CH3 CH डबल बॉन्ड CH माइनस, ये दोनों आइसोमेरिक है, लेकिन अब यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एक ही कार्बन पर है। ये ध्यान रखो, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एक ही कार्बन पे नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। ये देखो एडजेसेंट, इस पे नेगेटिव है तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे पाई बॉन्ड है, ये तो जिस कार्बन पे नेगेटिव है उसी कार्बन पर पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस शो नहीं होगा, या रेजोनेंस शो नहीं होगा, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल ले लो, ये वाला देखो आप, फिनाइल। अब अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करके देखते हैं, तो मैं इसको एक बार और बना लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये सारे CH है, ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, और कर दिया है, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड है, जैसे ये वाला, ये पाई बॉन्ड ये आ गया, ये पाई बॉन्ड ये वाला आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये है। तो यहां पर भी आप देख लो, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड साथ में है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस शो नहीं होगा, रेजोनेंस शो नहीं होगा, ठीक है। और तो ध्यान देना बेटा, इन केसेस में रेजोनेंस शो नहीं होगा, जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड है अगर उसी कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो इन अगर मैं ये बात करूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज करूं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाला, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, लेकिन यहां नहीं है, तो ये हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात? तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता ही है, ठीक है, पर वो कार्बन आयन है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि जैसे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला है, तो अब इस केस में ये वाला ज्यादा स्टेबल है। रीजन ये है कि देखो C डबल बॉन्ड OH है और ये पाई बॉन्ड है। अब जब ये यूं बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 COH, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस मिलेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल और इसमें रेजोनेंस नहीं बनेगा।
ठीक है। तो अब तो ये क्या हो गया कि अब ये कार्बेनाइन को आप इजीली उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें आपको अब ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि कंसेप्ट वही यूज करेंगे। जैसे ये हो गया, ये नेगेटिव और ये वाला। अब इन दोनों में फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि देखो यहां पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डीलोकलाइज होकर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बनाएगा और एक ये वाला बनाएगा। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बना नहीं रहा हूं, अब तो आएंगे बेटा। ये इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही बनेगा, और एक और बनेगा। कहने का मतलब ये इधर आ जाएगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो अब इस केस के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड, तो या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें खाली ये ही इन्वॉल्व हो पाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और लेकिन इसमें ये दोनों ही इन्वॉल्व हो पाएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से हम आराम से कार्बेनाइन की वेरियस स्टेबिलिटीज को ऑर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो बेटा। ये अभी सारे कराए हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, अभी ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है ना। तो अब मैं आंसर लिख देता हूं भले। अब इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये सेकेंडरी हो गया, तो बी और सी। तो यहां जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, यहां आएगा ए से बी और सी, क्योंकि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। इसके अंदर अगर मैं इसको ए बी सी बोलूं तो ए से ज्यादा स्टेबल बी से ज्यादा स्टेबल सी, क्योंकि ये sp3 कार्बन पे नेगेटिव है, ये sp पे है, सॉरी ये sp पे है, ठीक है ना। तो इसमें ये तो sp3 कार्बन है, ये sp मैंने डिस्कस कर लिया अभी, जस्ट इस क्लास में किया है, ठीक है। तो इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, इसको सी कह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन सा होगा? बी वाला, क्योंकि बी पर sp कार्बन पे नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उससे कम फिर कौन हो जाएगा? उससे कम सी वाला हो जाएगा। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ए वाला, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मैं अब जल्दी डिस्कस नहीं करता हूं, ये क्वेश्चन अब आप सोल्व कर सकते हो, आप खुद ही ट्राई करो, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन का -I इफेक्ट है, ये NO2 का -I-M इफेक्ट है, या ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका भले बता देता हूं मैं। अगर मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो क्या आ जाएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, NO2 का स्ट्रॉन्ग है, और फिर सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन का -I इफेक्ट भी तो स्टेबल करेगा, ए वाला आ जाएगा, और फिर ये डी वाला आ जाएगा। इसका आंसर ये होगा, और ये अभी मैंने आपको बताई ही है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर उससे कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करो खुद ही। मैं अभी जल्दी में अगर कहता हूं तो मैं भी बहुत बार थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता हूं, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।